हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कंजुगेशन इन पैरामीशियम पे बेस्ड है। ये पैरामीशियम का सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये उसका दूसरी मेथड है रिप्रोड्यूस करने की। तो चलिए इसमें क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानें। सो फ्रेंड, कंजुगेशन इन पैरामीशियम यानी कि जो पैरामीशियम का ये कंजुगेशन वाली मेथड है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, इसको कंपेयर किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, क्योंकि इसमें दो अलग अलग मेटिंग टाइप यानी कि एक ही पैरामीशिया अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक और पैरामीशियम आने के बाद दो पैरामीशिया आपस में अटैच होके और आपस में अपने माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करके तब नेक्स्ट प्रोजेनी को जन्म देते हैं। तो इस वजह से इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में इसको कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो इसका मेन फायदा पैरामीशियम को ये होता है कि उसकी जो रेस है उसमें वो रेसेस ऊर्जावान बनी रहती है, यानी कि उनमें चेंजेस आने के चांसेस इस मेथड के थ्रू होते हैं। तो इस वजह से ये जो कंजुगेशन की मेथड है पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। और कई बार ये आपके एग्जाम्स में भी इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम्स में आता है। और इवन कई बार जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस तरह के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम मेटिंग टाइप किसे कहेंगे। सो फ्रेंड, ये टी.एस. स्वोनबर्न थे जिन्होंने 1937 में पैरामीशियम के केस में उन्होंने ये डिस्कवर किया कि पैरामीशियम यूं ही किसी दूसरे पैरामीशियम के साथ में कंजुगेट नहीं करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, या नहीं करता है। उसके पास भी अपनी बहुत सारी वेराइटी है। ठीक है, उन्हीं वेराइटी को, जो पैरामीशियम की जो डिफरेंट वेराइटीज हैं, उनको उन्होंने कहा सिंजन। सिंजन यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिन जो जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, ठीक है, तो उनको उन्होंने कहा सिंजन्स। तो उसमें भी जितने जैसे सिंजन है तो उनके भी अपने मेटिंग टाइप्स हैं। मेटिंग टाइप्स यानी कि जिसके साथ में ये सिंजन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से पैरामीशियम कॉर्डेटम के केस में उन्होंने जो पैरामीशियम कॉर्डेटम की डिफरेंट वेराइटीज थी या जेनेटिकली आइडेंटिकल पैरामीशिया जो उन्होंने देखे वो थे 16 सिंजन, और इनके मेटिंग टाइप्स थे दो जिनके साथ में ये कंजुगेट कर सकते हैं। इसी तरह से पैरामीशियम ऑरेलिया के साथ में उन्होंने देखा 14 सिंजन और 28 मेटिंग टाइप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कंजुगेशन के केस में कि कंजुगेशन कभी भी सेम मेटिंग टाइप के बीच में कभी भी कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक मेटिंग टाइप का इंडिविजुअल हमेशा दूसरे मेटिंग टाइप के साथ में कंजुगेट करेगा। ठीक है, लेकिन वो दोनों ही सेम सिंजन को बिलोंग करेंगे। सेम सिंजन यानी कि जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। समझ गए? एक बार फिर से रिवाइज कर ले कि कंजुगेशन में क्या होगा। देखो, कंजुगेशन में हमेशा जब भी मेटिंग होगी तो सेम मेटिंग टाइप्स के साथ में नहीं होगी, यानी कि कंजुगेशन सेम मेटिंग टाइप के साथ में कंजुगेशन नहीं होगा। हमेशा कंजुगेशन दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के बीच में होंगे, लेकिन वो दोनों ही मेटिंग टाइप सिमिलर सिंजन को बिलोंग करने चाहिए, यानी कि जिनके जेनेटिकली जो जीन्स वाइज जो थोड़ा सेम हो उनके बीच में ही ये कंजुगेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो कंजुगेशन होगा रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन फाइनली जब डिवीजन होगा तो मैंने आपको बताया था कि डिवीजन हमेशा पैरामीशियम के केस में फिशन के थ्रू होगा, बाइनरी या फिर ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू। चलिए अब कंजुगेशन की प्रोसेस को समझ लें। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 1 पे लिखा है प्री कंजुगेंट्स कम इन कांटेक्ट वेंट्रली एंड यूनाइट बाय देयर ओरल ग्रुप।
अब प्री कंजुगेंट हम किसे कहेंगे, यानी कि वो पैरामीशिया जो आगे जाके रिप्रोड्यूस करने वाले हैं या एक तरह से मेटिंग टाइप बनने वाले हैं एक दूसरे का और आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाले हैं, उन्हें हम अभी प्री कंजुगेंट कहेंगे जब तक कि वो एक दूसरे पैरामीशिया के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, तो ये प्री कंजुगेंट क्या करते हैं, पहले वेंट्रली यानी कि जो इनका ओरल ग्रूव वाला जो रीजन है उस वाले रीजन से ये आपस में आके यूनाइट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उस दौरान क्या होगा कि ये अपना सेकंड में आप देखिए, दे स्टॉप फीडिंग एंड देयर बकल स्ट्रक्चर्स डिसअपेयर। अब जब इनमें कंजुगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस दौरान ये फूड लेना बंद कर देंगे और जो इनके बकल स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि जो इनके माउथ वाला रीजन है, ओरल ग्रूव वाला रीजन है, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में देखिए, पैलिकल एंड एक्टोप्लाज्म डीजेनरेट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जिस पॉइंट से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, अब वो कांटेक्ट कौन सा रीजन है, वो ओरल ग्रूव वाला। ठीक है, तो उस रीजन से दोनों के पैलिकल, पैलिकल यानी कि जो इनकी बॉडी का आउटर लेयर है जिसपे कि इनके सीलिया लगे होते हैं, वो सीलिया जिस बेस से लगे होते हैं वो रीजन है पैलिकल और उसके जस्ट अंदर वाला रीजन है एक्टोप्लाज्म। तो ये दोनों ही रीजन ये बोल रहा है धीरे धीरे ये क्योंकि इस जगह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ओरल ग्रूव वाले, तो वहां का पैलिकल और एक्टोप्लाज्म वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो घुल जाता है आपस में या गायब हो जाता है। अब इस वजह से क्या होगा कि दोनों के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जो साइटोप्लाज्म की तरह का एक जो लिक्विड इन दोनों पैरामीशिया के अंदर भरा हुआ है, क्योंकि उनकी बाउंड्री वॉल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो वो एक पैरामीशिया का प्रोटोप्लाज्म दूसरे पैरामीशिया में, दूसरे का पहले वाले में, तो इस तरह से दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा। तो ये जो एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज इन दोनों पैरामीशिया के बीच में बन जाता है, तो उस दौरान अब इन दोनों पैरामीशिया को, जिनको अभी तक हम प्री कंजुगेंट कह रहे थे, अब इन्हें कंजुगेंट कहेंगे, जहां से कि इनका प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप हो गया है। ठीक है, अब फिफ्थ में देखिए क्या लिखा है, वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस ब्रेकअप इन द फ्रेगमेंट्स एंड लेटर एब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म। अब जब इसका पैलिकल और एक्टोप्लाज्म वाला रीजन बिल्कुल इसमें खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो इनका वेजिटेटिव मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि आप लोगों को पता ही है कि जो पैरामीशिया है उसमें दो न्यूक्लियस इसमें मिलते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस जो बीन शेप का आकार का होता है और बड़ा है साइज में, इस वजह से इसको मैक्रोन्यूक्लियस कह रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये टूटते हुए जो इसका साइटोप्लाज्म है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि अब जब इसका पैलिकल वाला रीजन खत्म हो चुका है तो उसके बाद मैक्रोन्यूक्लियस वाला जो इसका पार्ट है वो भी धीरे धीरे टूट के साइटोप्लाज्म उसको अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद जो इसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसका, वो डिवाइड होता है। डिवाइड होके, पहले एक था, दोनों में एक एक माइक्रोन्यूक्लियस है, वो डिवाइड होके दो माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी कि हर एक पैरामीशिया में ये दोनों जो कंजुगेंट है इनमें अब दो दो माइक्रोन्यूक्लियस हो जाएंगे। तो माइक्रोन्यूक्लियस अब नेक्स्ट 7 में देखिए, द टू माइक्रोन्यूक्लियस ग्रो इन साइज एंड देन डिवाइड्स बाय मियोसिस। अब ये जो दो माइक्रोन्यूक्लियस दोनों ही पैरामीशिया में हो चुके हैं, ये क्या करेंगे, अपना साइज ग्रो करेंगे। साइज ग्रो क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें आगे जाके और डिवाइड होना है, इस वजह से। तो साइज ग्रो करते हैं और उसके बाद इनमें मियोसिस डिवीजन की वजह से इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सॉरी इनका डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से इनमें 4 डॉटर हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे। हैप्लॉइड यानी कि जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा पैरामीशिया का। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें कह रहे हैं हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई। अब इनमें से भी क्या होगा, 3 खत्म हो जाएंगे, यानी कि 3 धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, तो एक बचेगा। उसके बाद देखो 9th वाले उसमें देखो नंबर पे, द रिमेनिंग 1 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड बाय माइटोसिस। अब जो ये एक जो इसमें माइक्रोन्यूक्लियाई बचा है, इसमें फिर डिवीजन होगा, लेकिन अब की बार जो इसमें डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू इसमें डिवीजन होगा और दो अनइक्वल साइज के इसमें न्यूक्लियाई बनेंगे, जिन्हें अब हम प्रो न्यूक्लियाई कहेंगे या इन्हें गैमीट न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया अभी तक क्या हुआ।
एक बार चलो फिर से इसको रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले क्या हुआ कि दो प्री कंजुगेंट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ओरल ग्रूव वाली रीजन से। वहां पे आने के बाद इन दोनों का जो पैलिकल वाला रीजन है और जो इनका एक्टोप्लाज्म वाला रीजन है वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा। और इनके साथ ही इसका बकल स्ट्रक्चर्स ये सब भी डीजेनरेट हो चुका होता है, क्योंकि उस दौरान ये खाना पीना अपना बंद कर देते हैं। और अब जब इनमें एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है तो इसे हम कहेंगे कंजुगेंट। उसके बाद क्या होगा, जो उनका मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा, यानी कि ब्रेकअप होकर के वो भी टूट जाएगा। और जो इसका साइटोप्लाज्म है उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद जो इनका माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। और डिवीजन होगा तो उसमें क्या बनेगा, पहले दो माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे। फिर वो धीरे धीरे अपना साइज ग्रो करेगा। साइज ग्रो क्यों करेगा, क्योंकि आगे उसको फिर से डिवाइड होना है। और ये डिवीजन होगा मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा। ठीक है। और क्योंकि ये दो माइक्रोन्यूक्लियाई है, इनकी जब डिवीजन होगा तो आगे जाके चार इनमें डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे। उनमें से तीन खत्म हो जाएंगे, यानी कि तीन धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और ये एक जो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई है ये फिर से डिवाइड होगा माइटोसिस के थ्रू, जिसमें अब बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनके डॉटर सेल में, जितने की इनके पेरेंट न्यूक्लियाई में होगा। ठीक है। तो अब हम इन्हें कहेंगे प्रोन्यूक्लियाई और गैमेट न्यूक्लियाई। सो फ्रेंड, जो माइटोसिस के बाद दो अनइक्वल साइज के गैमेट न्यूक्लियाइस में बने, उसमें जो छोटा साइज का है उसे हम कहेंगे माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस, जबकि जो बड़ा साइज का जो उसमें गैमेट न्यूक्लियस है उसे कहेंगे स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस। अब देखो 9th में इनके आगे क्या लिखा हुआ है, एक्टिव माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस, और दूसरा स्टेशनरी के आगे लिखा हुआ है पैसिव स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जो एक्टिव माइग्रेटरी है यानी कि वो मूव कर सकता है, और जो स्टेशनरी है वो अपनी ही जगह पे रहेगा ये न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब आगे क्या होता है देखिए 10th में, द माइग्रेटरी न्यूक्लियस ऑफ वन कंजुगेंट पासिस थ्रू द प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज इनटू द other individual and fuses with stationary nucleus and forms single diploid zygote nucleus। ठीक है। तो इसका मतलब जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है दोनों ही कंजुगेंट का, यानी कि दोनों ही पैरामीशिया का जो आपस में अटैच्ड हैं, उनका जो माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस है वो मूव करेगा, और दोनों ही मूव करके एक दूसरे के जो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस है उसके साथ में जाके वो फ्यूज कर जाएंगे। और अब हम इसे कहेंगे, एक जो सिंगल न्यूक्लियस अब जो बनेगा उसे हम कहेंगे डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन। चलिए अब इसकी प्रोसेस को भी हम नीचे फिगर से समझ लें, जितना अभी तक हम लोगों ने समझा है कंजुगेशन की प्रोसेस। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फिगर आप पहले देख लीजिए, और इसके बाद जो इनमें लेबलिंग की हुई है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। तो देखो पहले हमने क्या कहा कि दो प्री कंजुगेंट, अब यहाँ पे इन कंजुगेंट को दिखाने के लिए थोड़ा दो पैरामीशिया को दिखाने के लिए मैंने इसमें अलग अलग इनका डॉट, एक को डॉट से दिखाया हुआ है, दूसरे को प्लेन से दिखाया हुआ है, और इनका नाम भी है। जो डॉटेड वाला है कंजुगेंट ए है, और इसी तरह से जो दूसरा वाला है उसे हमने कंजुगेंट बी कहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो कंजुगेंट कह दिया, इसको कंजुगेंट कह दिया, इसका मतलब जो इनके जो पैलिकल वाला रीजन है वो इनमें डिसअपेयर हो चुका है, ओरल ग्रूव वाला रीजन, और दोनों में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन चुका है, तो इस वजह से इनको हम कंजुगेंट कह रहे हैं। ठीक है। तो अब इनमें मियोसिस होगी। अच्छा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, कहा था कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी डिसअपेयर हो जाएगा। अब देखो इसके सेकेंड वाली प्रोसेस के पहले जो एरो बना है उसमें लिखा है मियोसिस, यानी कि अब इसमें मियोसिस की डिवीजन होगी। तो जो इसमें माइक्रोन्यूक्लियस है दोनों का वो डिवाइड होके दो डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएगा। ठीक है। और साथ ही आपको दिखाई दे रहा है जो वेजिटेटिव इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। अब देखो दो बन चुका है, दो के बाद अब थर्ड प्रोसेस होने के पहले फिर से उसमें मियोसिस हो रही है। मियोसिस होने के बाद अच्छा इस दौरान क्या होगा, जब ये दो जो माइक्रोन्यूक्लियाई बन चुके हैं ये अपना साइज ग्रो करेंगी और अगेन अपने को नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे इनमें। ठीक है। अब देखो 4 के आगे एन लिखा हुआ है, एन यानी कि अब इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो 4 के पहले क्या लिखा है, 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट। अब तीनों को थोड़ा सा डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे गायब होते हुए दिखाया हुआ है। तो 3 इसमें से
गायब हो जाएंगे। जो 4 इसमें डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बने थे 3 गायब हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो हमने क्या देखा था उसमें, जो 1 बचेगा उसमें फिर से क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा, लेकिन इस बार जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होने के बाद ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है ये डिवाइड होगा और 2 अनइक्वल साइज के माइक्रोन्यूक्लियाई बनाएगा, जिन्हें हमने अब कहा प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये जो प्रोन्यूक्लियाई या जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, इन्हें ही हमने कहा था गैमीट न्यूक्लियाई। अब जो इसमें जो बड़ा वाला है उसको हमने कहा, क्या बोला था बताओ, स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियाई। अब हम इन्हें गैमेट न्यूक्लियाई कहना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो छोटा वाला है उसके हमने कहा था माइग्रेटरी गैमेट न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये 5th वाली पोजीशन के बाद देखो 5th वाली में क्रॉसेस दिखाया हुआ है कि जो पहले वाले का जो माइक्रो न्यूक्लियाई है दूसरी ओर को मूव करेगा सेकंड कंजुगेंट बी में, और इसी तरह से कंजुगेंट बी वाले से एरो दिखाया हुआ है जो ए वाले का जो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस है उस ओर। ठीक है, तो क्या होगा 6 नंबर पे देखो, दोनों के जो ये माइक्रो न्यूक्लियस है ये 5th नंबर पे जब मूव करेंगे तो ये जाके दोनों ही एक दूसरे के जो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस है उसमें जाके ये मिल जाएंगे, और इस तरह से अब जो एक न्यूक्लियस वहां पे बनेगा उसे हम कहेंगे जाइगोट न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज 1 to 6 टाइम टेकन 12 to 48 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर 1 स्टेप जो हमने लिखा वहां से लेके ये 6 पोजीशन तक आने तक, जबकि इसमें जाइगोट न्यूक्लियस बनता है तो ये पूरा इसमें पैरामीशियम में लगभग 12 से 48 घंटे का इसमें समय लग जाता है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे लिखा हुआ है जाइगोट न्यूक्लियस 6 वाली पोजीशन में, उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है एम्फीमिक्सिस। अब ये एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस हम किसको कहेंगे, जब दोनों ही यानी कि जो ये कंजुगेंट है इनके जो माइक्रोन्यूक्लियाई है, माइग्रेटरी माइक्रोन्यूक्लियाई, जब दूसरे कंजुगेंट के स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियाई से जाके मिलेगा और उसके बाद सिर्फ एक जाइगोट न्यूक्लियस बनाता है, तो उस टाइम पे इन कंजुगेंट को अब हम कहेंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो इतना हमने अभी प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन में अभी तक हमने समझा कि किस तरह से जो इसमें जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो किस तरह से आगे जाके एक मियोसिस के बाद आगे जाके किस तरह से जाइगोट न्यूक्लियस बनाता है और किस तरह से इन्हें हम कंजुगेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि क्यों हमने इसको कंपेयर किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 अलग अलग न्यूक्लियाई आके आपस में फ्यूज होने के बाद एक जाइगोट न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, है ना। और उसके बाद आगे फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि जाइगोट बनेगा, ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड हो जाता है जबकि आपका फ्यूजन हो गया 2 न्यूक्लियाई का, दैट मीन्स कि उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद जो जाइगोट बनता है उसके बाद आगे जाके जो भी डॉटर बननी है वो उसमें बनती है। तो सिमिलर थिंग यहाँ पे पैरामीशिया के केस में भी हो रहा है। आप देख रहे हो 2 अलग अलग पैरामीशिया आके 2 अलग अलग इंडिविजुअल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, और जो उनके न्यूक्लियाई हैं वो आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो रहे हैं जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो इसी वजह से इसको कंपेयर किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में। ठीक है, अब इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी उसको हम समझेंगे, लेकिन वो आप यहीं तक थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन था कि क्या होता है कंजुगेशन के दौरान। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आगे जाके फिर इसमें बाइनरी फिशन होता है, तो उसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। अब देखिए जब इनमें एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस हो गई, यानी कि इनमें जाइगोट न्यूक्लियस इनमें बन चुका है, तो उस दौरान इन दोनों ही पैरामीशिया को, जब इन दोनों में ही हैप्लॉइड से डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके जो न्यूक्लियस है उसमें हो चुका है, यानी कि इनका हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर है वो रीस्टोर हो चुका है, तो इस दौरान अब हम इन दोनों ही पैरामीशिया को सिनकैरियन कहेंगे। ठीक है, सिनकैरियन यानी कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ इनका माइक्रोन्यूक्लियस हो चुका जहाँ पे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सिनकैरियन। अब यहाँ सिनकैरियन वाली प्रोसेस तक आते आते इनको 12 से लेके 48 घंटे का टाइम लग जाता है।
इसके बाद ये क्या होगा, जब इनमें जाइगोट न्यूक्लियस इनमें बन चुका है, उसके बाद ये दोनों ही कंजुगेंट आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब ये अलग होने के बाद हम इन्हें कहेंगे एक्स कंजुगेंट। ठीक है, अब देखो एक्स कंजुगेंट हो चुके हैं जहां पे कि इनका न्यूक्लियस में वैरायटी आ चुकी है, यानी कि क्रोमोसोम्स में वैरायटी आ चुकी है इस कंजुगेशन के दौरान। तो उसके बाद अब इन एक्स कंजुगेंट में आगे की प्रोसेस होगी, यानी कि फर्दर डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये 13 पे आप देखें, 13 पे लिखा है एक्स कंजुगेंट के बारे में, डिवाइड्स 3 टाइम्स बाय माइटोसिस। यानी कि जो इनका गैमेट, सॉरी इनका जो जाइगोट न्यूक्लियस है एक्स कंजुगेंट का, वो डिवाइड होगा 3 बार माइटोसिस की प्रोसेस से, और तीसरी बार जब ये डिवाइड होगा तो उस टाइम पे इसमें 8 माइक्रोन्यूक्लियस बन चुके होते हैं। ठीक है, तो पहली बार में जब इसमें एक ही माइक्रोन्यूक्लियस था, आप अंदाजा कर लीजिए, जब इसमें जाइगोट न्यूक्लियस था सिर्फ एक था, एक बार वो डिवाइड हुआ तो उसके 2 बने, फिर दूसरे टाइम फिर से डिवाइड हुआ उसके 4 बने। ठीक है, 2 के 4 बने, फिर तीसरी बार जब डिवाइड होगा 4 से 8 बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि जब इसमें 8 माइक्रोन्यूक्लियस इसमें बन जाते हैं तो उनमें से 4 जो है वो काफी बड़े साइज के रहेंगे। ठीक है, लिखा है 4 बिकम्स एनलार्ज एंड बिकम मैक्रोन्यूक्लियस। उनमें से 4 जो है बड़े साइज के माइक्रोन्यूक्लियस रहेंगे, सॉरी मैक्रोन्यूक्लियस रहेंगे, और आगे जाके ये ऑब्वियस है मैक्रोन्यूक्लियस ही बनाएंगे, और 4 रहेंगे छोटे साइज के, और ये माइक्रोन्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, अब 15 में लिखा है अगेन 3 माइक्रोन्यूक्लियाई डिसअपियर। उनमें से फिर से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो गायब हो जाएंगे, जबकि सिर्फ एक रहेगा, और वो फिर से डिवाइड होगा माइटोसिस के बाद, और सिर्फ 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बनेंगे इसमें। तो इस प्रोसेस को भी हम अभी आगे फिगर से समझ लेंगे। अब देखिए, जब इसमें 4 मैक्रोन्यूक्लियस बन चुके हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियस इसमें माइटोसिस की हेल्प से बन चुके हैं, तो उसके बाद इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में। उस वाले में आपने देखा था कि उसमें जो दोनों पैरामीशिया है, यानी कि एक से जब ये 2 पैरामीशिया में ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो एक और एक इसमें मैक्रोन्यूक्लियस बनता है, ऐसे ही दूसरी ओर एक मैक्रोन्यूक्लियस बनता है। लेकिन इस यहाँ वाले कंजुगेशन वाले केस में ऑलरेडी 4 इसमें मैक्रोन्यूक्लियस बने हुए हैं, तो दोनों ही ओर एक साइड को 2 मैक्रोन्यूक्लियस जाएंगे और एक साइड को 2 मैक्रोन्यूक्लियस जाएंगे। लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस एक है, तो दोनों ही साइड एक एक माइक्रोन्यूक्लियस के साथ में ये पहले 2 पैरामीशिया में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कि 2 डॉटर पैरामीशिया बनाएगा, लेकिन उन डॉटर पैरामीशिया में 2 मैक्रोन्यूक्लियस रहेंगे और 1 माइक्रोन्यूक्लियस रहेंगे। ठीक है, हर एक में। और उसके बाद ये फिर से अगेन डिवाइड होता है अपना बाइनरी फिशन के थ्रू, और फिर इस दौरान जो इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं होगा, वो सिंपली डॉटर पैरामीशिया में ऐसे ही ट्रांसफर होगा। लेकिन जो इसका माइक्रोन्यूक्लियाई है वो डिवाइड होगा, और इस तरह से अगेन इसमें 4 पैरामीशिया बनेंगे, जिसमें कि एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस के साथ में वो डॉटर पैरामीशिया बनेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली जो कंजुगेशन है इस प्रोसेस में होता है। और जो इसमें लास्टली आपको याद रखना है कि बाइनरी फिशन के दौरान इसमें जो स्टार्टिंग का जो बाइनरी फिशन होगा उसमें डॉटर पैरामीशिया में 2 मैक्रोन्यूक्लियस रहेंगे लेकिन 1 माइक्रोन्यूक्लियस रहेगा। लेकिन फाइनली जब वो फिर से डिवाइड होंगे तब उस केस में सिंगल मैक्रोन्यूक्लियस सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो फाइनली इसमें भी जो कंजुगेंट है वो 4 डॉटर पैरामीशिया इस प्रोसेस के अंत में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस है, और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंजुगेशन की ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें वेरिएबिलिटी आने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कंजुगेशन की प्रोसेस इस रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। चलिए अब इसकी प्रोसेस आगे को 7 से हम फिर से समझ लें। तो फ्रेंड, हमने 6 तक की अभी तक की इसकी प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं, जहाँ पे कि इसमें सिन कैरी ऑन बन चुके थे, और उसके बाद ये आगे जाके सेपरेट होने के बाद एक्स कंजुगेंट कहेंगे। ठीक है, तो एक्स कंजुगेंट ए और दूसरा बनेगा एक्स कंजुगेंट बी, तो दोनों में ही सिमिलर प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों ही जो है अपने जाइगोट न्यूक्लियस के साथ में सेपरेट होने के साथ में इन्हें एक्स कंजुगेंट कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 बार माइटोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो देखो
7 से लेके 10 तक में आप देखिए 3 बार मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है माइटोसिस की प्रोसेस होगी। उसके बाद देखो स्टार्टिंग में 7 से 8 में 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, 4 डॉटर न्यूक्लियाई। और उसके बाद फिर से इसमें माइटोसिस हुई और उसके बाद ये 8 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए। इनमें से 4 क्या रहेंगे, 11 पे देखिए आप, 4 बड़े रहेंगे मैक्रो न्यूक्लियाई और ये आगे जाके इसके मैक्रो न्यूक्लियस को बनाएंगे। जबकि जो 4 जो और इसमें न्यूक्लियाई थे, डॉटर न्यूक्लियाई थे, उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे यानी कि धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और एक बचेगा। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, जो एक जो इसमें माइक्रो न्यूक्लियाई है उसमें अब उस डिवीजन होगा और वो डिवीजन होगा माइटोसिस। और जब उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी माइक्रो न्यूक्लियस में, 12 नंबर पे आप देखेंगे, उसी दौरान इसमें बीच में ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा और जो 2 मैक्रो न्यूक्लियस हैं वो एक साइड चले जाएंगे और 2 दूसरी साइड। तो इस तरह से ये फाइनली ये डॉटर पैरामीशिया बनाएंगे, 2 डॉटर पैरामीशिया। लेकिन यहाँ पे जो डॉटर पैरामीशिया होंगे उन दोनों में 2 मैक्रो न्यूक्लियस रहेंगे जबकि एक माइक्रो न्यूक्लियाई रहेगा। ये अगेन फिर से अपने बाइनरी फिशन के थ्रू अगेन ये डिवाइड होंगे। उसके बाद फाइनली 4 डॉटर पैरामीशिया बनाएंगे, लेकिन अब इस बार इनमें सब में एक एक मैक्रो न्यूक्लियस रहेगा और एक माइक्रो न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कंजुगेशन की प्रोसेस है उसमें फाइनली 4 डॉटर पैरामीशिया बनेंगे। इसी तरह से एक्स कंजुगेंट बी में भी यही प्रोसेस चलेगी। तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान आपने देखा कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में थोड़ी सी ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्टार्टिंग में 1 से लेके 6 तक की पोजीशन में है। वहां तक आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली आपको समझना है। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके इस लेक्चर को सुन लीजिए। सो फ्रेंड, यही है फिर कंजुगेशन इन पैरामीशियम। तो इसमें कुछ ऐसा टफ तो है नहीं, ये बहुत ही सिंपल एनिमल्स हैं और सिंपल इनमें डिवीज़न होता है और इनको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस थोड़ी सी प्रोसेसेस इनकी याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई है। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों के साथ सामने प्रेजेंट रहूँगी। ठीक है, तो आप तब तक इसको तैयार कीजिए और तब तक के लिए थैंक यू।